हम जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कार्य करती है। आप सभी को पता होगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। दरअसल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वैसी शासन प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत जनता ही मालिक होती है, जनता ही सर्वेसर्वा होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा स्वयं के ऊपर शासन करवाने का कार्य करती है या शासन करने का कार्य करती है। तो हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर में भारत में जो भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है उन चुनावों का प्रबंधन का कार्य किनकी देखरेख में किया जाता है, उसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता दें कि भारत में निर्वाचन से संबंधित कार्यों का प्रबंधन एक आयोग के द्वारा किया जाता है जिसको हम लोग भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनके सदस्यों को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है, उनके कार्य क्या हैं, उनके कार्यकाल क्या हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे उनकी पात्रता से संबंधित विषयों के बारे में ही। आपको बताते चले कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के बीच निर्वाचन आयोग तथा उनके कार्य, उनकी शक्तियां, उनके कार्यकाल, उनके पात्रता से संबंधित विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है। इस वीडियो में हम उन्हीं विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा IAS यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए और आपको अगर जरा सा भी कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग निर्वाचन आयोग की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को किया गया। जब इसका स्थापना किया गया था उसमें मात्र एक ही सदस्य हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर आपको मैं बता दूं कि 16 अक्टूबर सन 1989 को इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। लेकिन 1 जनवरी सन 1990 को ये दोनों पद पुनः समाप्त कर दिए गए और फिर से चुनाव आयोग एक सदस्यीय बन गया। आगे चलकर 1 अक्टूबर सन 1989 को पुनः राष्ट्रपति ने 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और तब से सन 1993 से अभी मौजूदा समय में भी चुनाव आयोग में 3 सदस्य कार्य करते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। आपको मैं बता दूं कि 14 जुलाई सन 1995 को उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने बहुसदस्यीय चुनाव आयोग को अपनी स्वीकृति दे दी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चुनाव आयोग में बहु सदस्य हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। यह तो हुआ हमारा पृष्ठभूमि। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है, जो भारत में राज्यों और संघों के निर्वाचन संबंधित मामलों का प्रबंधन करने का कार्य करेगा, संचालन करने का कार्य करेगा। आपको मैं बता दूं कि निर्वाचन आयोग जो है यह एक स्वायत्त बॉडी है, स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त करने का मतलब अपना निर्णय स्वयं लेगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप इसके ऊपर कार्य नहीं करेगा। स्वायत्त होने के साथ साथ यह संवैधानिक भी है। संवैधानिक करने का तात्पर्य संविधान में इसके बारे में वर्णित किया गया है, इसके बारे में उपबंध किया गया है, कानून बनाया गया है, लिखा गया है। और साथ ही साथ एक शब्द और जान लीजिए कि यह अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक कहने से क्या मतलब है यहाँ पर, तो समझ लीजिए अर्ध न्यायिक निकाय वैसे निकाय होते हैं जो न्यायालय के समान कार्य करते हैं, अपितु न्यायालय नहीं होते हैं। न्यायालय के समान कार्य तो करते हैं लेकिन न्यायालय नहीं होते हैं पूर्णतः। यहाँ पर अंतर थोड़ा सा समझ लीजिए। जहाँ पर न्यायालय विभिन्न मामलों में सुनवाई करने का अधिकार रखता है, वहीं पर देखा जाए तो अर्ध न्यायिक निकाय जो होते हैं किसी खास विषय पर ही सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं। जैसे कि चुनाव आयोग से संबंधित चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह जो है चुनाव संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। चुनाव आयोग की संरचना को अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और साथ ही साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी कार्यकाल के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो इनमें पहले हो वह होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा 2/3 बहुमत प्राप्त कर उनके पद से हटाया जा सकता है। आइए भारतीय संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद दिए गए हैं
उन अनुच्छेद को एक एक करके हम देख लेते हैं और उन विभिन्न अनुच्छेदों में क्या क्या चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है उन सारी चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 324, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि अनुच्छेद 324 में भारत में निर्वाचन संबंधित मामलों की देखरेख के लिए एक चुनाव आयोग के गठन की बात कही गई है। देखरेख के लिए एक आयोग के गठन की बात कही गई है, वही जो है चुनाव आयोग बनता है आगे चल करके 25 जनवरी सन 1950 को। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 325 को। अनुच्छेद 325 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि धर्म, लिंग, मूल वंश या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने की बात कही गई है कि इन चीज़ों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल मत कीजिए। किसी धर्म विशेष के आधार पर, किसी जाति विशेष के आधार पर ऐसे मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर किसी भी मतदाता को मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। इन बातों का उल्लेख जो है किया गया है अनुच्छेद 325 के अंतर्गत। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 326 की। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के बारे में बात कही गई है, अर्थात भारत के प्रत्येक वैसे नागरिक जो 18 वर्ष से कम उम्र के नहीं हैं वे मतदान में भाग ले सकते हैं। यहाँ के जो भी लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो उसमें अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसी बारे में कहा गया है। वयस्क शब्द को थोड़ा सा समझ लीजिए। जो वयस्क मताधिकार शब्द आया है यहाँ पर वयस्क जो शब्द है इसको समझ लीजिए। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर उम्र का निर्धारण किया गया है और अगर आप उस उम्र को पार कर जाते हैं तब आप उस कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। जैसे कि भारत में भी 18 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया है मतदान में भाग लेने का, तो अगर आप 18 वर्ष को हो जाते हैं तो आप आसानी से मतदान में भाग ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग वयस्क बोलेंगे। इसी को हम लोग मत दे रहे हैं तो वयस्क मताधिकार हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं एक और बात कि ये जो 18 वर्ष मतदान में भाग लेने का जो उम्र निर्धारित किया गया है यह हमेशा से नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं 18 वर्ष से पहले 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1989 के द्वारा मतदान में भाग लेने वाले लोगों की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आइए हम लोग बात कर लेते हैं अगले अनुच्छेद की। अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 क्या कहता है इस बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 327 में कहा गया है विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में, यानी विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है। उपबंध करने का मतलब कानून बनाने का अधिकार जो है वह संसद को है। विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने का जो शक्ति है वह संसद के पास है। यह कहा गया है अनुच्छेद 327 के तहत। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 328 के बारे में। अनुच्छेद 328 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्यों के विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित उपबंध कर सकें। अर्थात जैसे कि आप अगर मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, किसी भी राज्य के हैं, तो उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित उपबंध करने की शक्ति वहीं के विधानमंडल को प्रदान की गई है। शक्तियां जो है विधानमंडल को प्रदान की गई है। यह हुआ अनुच्छेद हमारा 328। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 329 और यह हमारा निर्वाचन से संबंधित अंतिम अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद 329 निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित करता है। अर्थात निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले आएंगे उसकी सुनवाई का कार्य यही आयोग करेगा, उसमें न्यायालय का कोई काम नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सन 1966 में उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई कि निर्वाचन से संबंधित मामलों की अर्जी उच्च न्यायालय में जा सकता है और वहां पर सुनवाई हो सकता है और उसकी अपील जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। यह व्यवस्था किया गया है। लेकिन अधिकांश मामलों में निर्वाचन से संबंधित सुनवाई करने का कार्य जो है वह हमारा चुनाव आयोग ही कर देता है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि निर्वाचन आयोग को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है और उनके कौन कौन से कार्य हैं। इसकी शक्ति में पहला पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लीजिए, मतदाता सूची तैयार करना तथा सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए अधीक्षण, अधीक्षण का मतलब देखरेख होता है, साथ ही साथ निर्देशन, निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसकी देखरेख में कितनी बेहतर से बेहतर तरीके से चुनाव संबंधित कार्यों को संपन्न किया जा सकता है और साथ ही साथ नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। इतना समझ में चीजें आई होंगी। अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। अगला पॉइंट जो है यह जान लीजिए,
चुनाव आयोग जो है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन या परिसीमन का कार्य भी करता है। लोकसभा क्षेत्र हो या राज्यों के विधानसभा क्षेत्र हो, कितने जनसंख्या पर लोकसभा क्षेत्र बनाना है या राज्य विधानसभा बनाना है, उसका जो है परिसीमा यानी सीमा का निर्धारण जो है वह हमारा यही आयोग करने का कार्य करता है। अर्थात सीमाओं का निर्धारण या परिसीमन का कार्य निर्वाचन आयोग ही किया करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं का चुनावों का अधीक्षण अर्थात देखरेख, निर्देशन और साथ ही साथ उनके नियंत्रण का कार्य यही आयोग किया करता है। आइए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए गाइडलाइंस जारी करता है अर्थात दिशा निर्देश जारी करता है कि राजनीतिक दल किस तरीके से कार्य करें, किस तरीके से चुनाव में खर्च किया करें। साथ ही साथ उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण वही करते हैं और मतदाताओं से संबंधित चीजों के बारे में भी वही दिशा निर्देश जारी करने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यह भी कार्य जो है चुनाव आयोग का है। आरक्षित चुनाव चिन्ह अर्थात किसी खास पार्टी का खास चुनाव चिन्ह नहीं हो सकता है, सब पार्टी नहीं ले सकते हैं उस चुनाव चिन्ह को, उसके लिए आरक्षित होगा। किसी खास पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह है जो उसी के लिए रिजर्व रहेगा, आरक्षित रहेगा। आइए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों के अयोग्यता संबंधित मामलों में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श करता है। यह साथ परामर्श का मतलब होता है राय देना या मशवरा देना या सलाह देना। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है। कौन से राजनीतिक दल रहेंगे, कौन से राजनीतिक दल नहीं रहेंगे, अर्थात भारत में कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी होंगे, इसकी मान्यता जो प्रदान करने का कार्य करता है वह भी हमारा चुनाव आयोग करता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि चुनाव के लिए जो मतदान केंद्र होते हैं वो या मतगणना केंद्र होते हैं वो जहां पर मतदान की गणना की जाती है, गिनती होती है, उसका निर्धारण भी जो है यही चुनाव आयोग करने का कार्य करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये सारी चीजें अगर आपको थोड़ा भी अगर ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए गरिमा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।